हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। पॉलीमर के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसके पहले अगर पॉलीमर का पार्ट 1 अगर नहीं देखें हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा करके इस चीज़ को यानी पॉलीमर के फर्स्ट पार्ट को देखें और इसको निश्चित रूप से देखें, क्योंकि इसमें हम कवर किए हैं एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये सभी हम इसमें कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ कवर कर चुके थे। हम इसमें डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे जो है बहुलक यानी पॉलीमर जो है दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स को हिंदी में योगज बहुलक या संकलन बहुलक कहते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को संघनन बहुलक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में एडिशन पॉलीमर्स। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। ये तो आपको पता है। एंड देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया, वाटर एटसेट्रा आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। इसमें आपको क्या करना है, यानी वैसा पॉलीमर जो मोनोमर जो कि कंबाइन करके पॉलीमर तो बनाता है, लेकिन जब पॉलीमर बनता है यानी पॉलीमराइजेशन जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पे किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब का जो है एलिमिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट पॉलीमर बन जाता है। तो वही हो जाता है आपका एडिशन पॉलीमर्स। और ये प्रोसेस जो हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी जो प्रोसेस ये चला पूरा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी जो पॉलीमर्स आ रहा है वो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। और ये प्रोसेस को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा चेन ग्रोथ ही होता है, यानी चेन का ही ग्रोथ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे इथीन ले लिए, ठीक है, हम क्या ले लिए, इथीन ले लिए। आप इथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस हुआ ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से जो बना, सबसे पहले देखिए इसमें डबल बॉन्ड, सबसे पहला चीज जानिएगा कि जो पॉलीमराइजेशन होता है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले का ही होता है। ये एडिशन पॉलीमर के अंदर में रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए इथिलीन के अंदर में डबल बॉन्ड होता है ना, वही डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, ब्रेक कर देना है सिंगल बॉन्ड में, और दोनों तरफ से क्या करना है, ड्रॉ कर देना है एक लीनियर, मतलब क्या बोलते हैं आपका एकदम स्ट्रेट लाइन कर देना है। तो उसको स्मॉल ब्रैकेट के साथ होल एन कर दीजिए तो वो आपका पॉलीमर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए पॉलीथीन, तो पॉलीथीन आपका इथिन से पॉलीथीन पॉलीमर हुआ। अब एडिशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, PVC है, टेफ्लॉन है, PAN है, नेचुरल रबर है, क्योंकि इसमें जो है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। आप इसी को हिंदी के माध्यम से समझते हैं। जब एक लक मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो किसी अणु जैसे छोटे अणु H2O, NH3 एटसेट्रा का विलोप नहीं होता है, तो उसे हम लोग संकलन बहुलक कहते हैं, योगाज बहुलक कहते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संकलन बहुलीकरण कहते हैं। इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, PVC, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबड़, ये सब। और इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बुनायस बनता किससे है, तो ब्यूटाडाइन से बनता है और स्टायरीन से बनता है। तो यहाँ भी दोनों में डबल बॉन्ड है। तो वो डबल बॉन्ड को देखिए कैसे, जब हम इसको एडिट कर देते हैं, मतलब एडिशन करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो आपका बन जाता है बुनायस। देखिए यहाँ पे CH2 का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में चेंज हुआ। आप जाके बीच में देखिए, यहाँ पे बीच में जाकर के डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। देखिए CH डबल बॉन्ड CH हो गया, फिर आगे जुटा तो वहाँ पे हो गया CH2 CH और CH, फिर यहाँ पे C6H5, ऊपर में आपका ये आ गया और सारा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ब्यूटाडाइन और स्टायरीन रबड़ कहलाता है, यानी बुनायस कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो जो एडिशन पॉलीमर्स अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज़ बता दें कि देखिए पेपर पे उतना बेहतर ढंग से हम नहीं समझा पा रहे हैं,
बट क्या करें, क्योंकि फ़ोन भी पकड़ना पड़ता है और पेन भी नहीं चला पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको सिर्फ देख रहे हैं और आपको सारा वॉइस के माध्यम से आपको बता पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर भी आप लोग मैनेज कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, और नोट डाउन करने के साथ साथ आप खुद भी एक बार गेट बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब एकदम परिश्रम करके याद भी कर लीजिए। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, तो व्हेन मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स, यहाँ तक तो दोनों में है। एंड देयर इज नो एलिमिनेशन, जो था यहाँ पे हो जाएगा एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया, वाटर एटसेट्रा आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन एडिशन पॉलीमर में था वही कंडेंसेशन पॉलीमर्स में है, लेकिन यहाँ पे नो के जगह सीधे हो जाएगा एलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। अभी दिखाएंगे, समझाएंगे इसको हम एग्जांपल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन आ जाए तो यहाँ तक लिखना होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आपका हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो हो गया वो हो गया आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जब लेते हैं हम नायलॉन 66 जो बनाए हैं पॉलीमर, वो किससे बनता है, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडीपी एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एन मॉलिक्यूल दोनों का लिए हुए हैं। अब इसी में देखिए यहाँ से H और COOH से वहाँ पे OH, ये बनकर के वाटर निकल गया, एन मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। आज सारा ऐड कर दिया, देखिए NH यहाँ बचा, फिर CH2 फिर NH, और यहाँ से फिर जोड़े C डबल, इधर से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एडीपी एसिड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से OH निकला तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, OH हट गया, फिर आगे में CH2 फिर CO, और फिर आगे में होल N। तो ये हो गया नायलॉन 66। ये कहलाता कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आगे हिंदी के माध्यम से इसको भी समझते हैं, हिंदी के माध्यम से भी। तो हिंदी में क्या है, जब एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो छोटे अणु जैसे कि H2O, ये सब जितना भी है इसका विलोप हो जाता है, तो इसे संघनन बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन बहुलीकरण कहते हैं। इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको फिर से वही चीज लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे समझ सकेंगे। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66, नायलॉन 6 टेरेलिन। ये एग्जाम्पल जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर में नायलॉन 66, नायलॉन 6, टेरेलिन एटसेट्रा इसके अंदर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होमोपॉलीमर्स का। तो दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। यानी एक वैसा बहुलक जो कि एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं, उसे एक होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, इथीन से एक ही प्रकार का है, पीवीसी हो गया, पॉलिस्टीरीन हो गया, तो ये सभी क्या है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं, यानी फॉर्म होते हैं, यानी उसका ऑप्टेन किया जाता है। आप उसी को हिंदी में लिखे, वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं उसे समबहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलिस्टीरीन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, आपका होमोपॉलीमर हो गया। यानी सेम टाइप ऑफ मोनोमर से जो ऑप्टेन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है। अब कोपॉलीमर है, दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर। अगर एक डेफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं ना तो दूसरा डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, यहाँ पे सेम टाइप मोनोमर होगा तो होमोपॉलीमर, और डिफरेंट टाइप मोनोमर होगा तो कोपॉलीमर होगा। जैसे बुना एस, बुना एन, बेकेलाइट, ये सभी क्या है, कोपॉलीमर के अंदर में आता है। यानी वैसा बहुलक जो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं उसे समबहुलक या कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे बुना एस, बुना एन, बेकेलाइट, ये सभी क्या होते हैं, कोपॉलीमर होते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट टर्म वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। यानी रबर का जो प्रॉपर्टी है या रबर का जो गुण है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, यानी मिलाए जाते हैं, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो उसे ही उस प्रोसेस को ही कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। यानी द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इससे क्या होता है, उसके अंदर में
टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है और इलास्टिसिटी भी बढ़ जाता है। यानी प्राकृतिक रबड़ को उनके गुण में इम्प्रूव करने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। अब है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए सुटेबल पीरियड सो दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड देयर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स डू नॉट कॉज एनी सीरियस इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। यानी वैसा पॉलीमर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक सुटेबल पीरियड तक ये क्या हो जाए, अंदर डिग्रेड हो जाए, मतलब क्षय हो जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है या उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई हानिकारक इफेक्ट ना छोड़े। तो उस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जैसे PHB भी, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये सभी जो पॉलीमर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। तो इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए सुटेबल पीरियड सो दैट बायोडिग्रेडेबल polymers and their degraded product do not cause any serious effects on the environment इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसी को हिंदी में वैसा बायोलॉजी जो निश्चित समय के अंदर सूक्ष्मजीवों द्वारा क्षय किया जा सके ताकि पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े, उसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल PHBB और नायलॉन 2 नायलॉन 6, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये फुल फॉर्म होता है PHBB का। अब PVC का जो यूज होता है वो रेनकोट बनाने में, हैंडबैग्स बनाने में, वाटर पाइप्स बनाने में ये PVC का प्रयोग होता है। बेकेलाइट का प्रयोग होता है कंघी बनाने में, स्विचेस बनाने में, कंप्यूटर डिस्क बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग होता है। और नायलॉन 66 का प्रयोग जो होता है वो होता है आपका बहुत सारा रस्सी बनाने में, उसके बाद टायर बनाने में, ये सभी यूज होता है नायलॉन 66 का, नायलॉन 6 का, ये सभी का। अब है थर्मोप्लास्टिक। दोज पॉलीमर्स विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। यानी वैसा बहुलक जो कि गर्म करने पर यानी हो जाए आपका मुलायम हो जाए और ठंडा करने पर कड़ा हो जाए, उस तरह के बहुलक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, ये सभी PVC, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर में आता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है? दोज पॉलीमर्स विच बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग एंड कांट बी सॉफ्टेंड अगेन, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एक बार सेट हो गया तो सोचिए कि आप उसको फिर से कुछ भी नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्त वैसा बहुलक जो कि गर्म करने पर कड़ा हो जाए और फिर उन्हें मुलायम नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग ने इतना देखा और अगले वीडियो में फिर से हम लगातार सेशन डाल रहे हैं, यानी बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो आएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और इतना मेहनत कीजिए ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स प्राप्त कर सकें और अपने जो सपने आगे ड्रीम जो भी है उनको पूरा करने में आपको हेल्प मदद हो, आपको आगे बरकत दे। तो यही प्रार्थना आप लोग के लिए करेंगे और आप लोग के लिए लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।